हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है वो किस तरीके से होता है और कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम संकुलन दक्षता क्या होती है और ये किस प्रकार से निकाली जाती है, इसके अंतर्गत हम एससीसी यानी कि सरल और बीसीसी यानी कि इकाई केंद्रित, एफसीसी यानी कि फलक केंद्रित, इनमें संकुलन दक्षता जो है वो निकालना ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संकुलन दक्षता जो है वो आखिर होती क्या है। तो यदि हम कहें कि संकुलन दक्षता जो है वो क्या है, तो संकुलन दक्षता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो एकक कोष्टिका होती है उस एकक कोष्टिका में जो परमाणु होते हैं वो परमाणु टोटल आयतन का जितना आयतन घेरते हैं वह ही क्या कहलाता है, संकुलन दक्षता कहलाती है, या संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना आयतन घेरते हैं वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक की संकुलन दक्षता या एकक कोष्टिका की संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है, इसका यदि हम आयतन कहें, यदि हम इसका प्रतिशत संकुलन दक्षता का फॉर्मूला कहें तो कह सकते हैं कि एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन इंटू 100 अपॉन हो जाएगा एकक कोष्टिका का कुल आयतन। आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, ध्यान रखें अवयवी कण को हमने क्या माना है, गोला माना है। ठीक है, और गोला जो होता है उसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और जो एकक कोष्टिका हुई है वह एकक कोष्टिका हमने क्या मानी है, घनाकार मानी है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ प्रतिशत जो दक्षता या क्षमता अपन निकालेंगे तो यहाँ पर आप ये फॉर्मूला जो है वो अवश्य ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत संकुलन दक्षता या क्षमता का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण गोला माना है इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका हमने घन मानी है और घनाकार एकक कोष्टिका है, घन का आयतन भुजा क्यूब, इसलिए हमने यहाँ भुजा क्यूब जो है वो रखा है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे। ओके, अब शुरू करते हैं अपन सबसे पहले सरल घनीय जालक में संकुलन दक्षता या सरल घनीय एकक कोष्टिका जो होती है उसमें संकुलन दक्षता कैसे निकाली जाती है। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बात ध्यान में रखने की है वो क्या है, देखिए कोई भी सरल घनीय एकक कोष्टिका या एससीसी जो होती है उसमें अवयवी कण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कोनों पर पाए जाते हैं, ये कोनों पर, ये कोनों पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इसमें कोनों के कण जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे ये वाला कोना यहाँ स्पर्श करता है, इधर वाला यहाँ स्पर्श करता है, इधर भी करता है, और ये कोना यहाँ। तो इस तरीके से कोने के परमाणु एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ, समझिए सभी। जैसे मान लिया कि ये कोना हो गया यहाँ पर और ये एक कोना यहाँ हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि घन की जो भुजा होती है वो सभी की क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए उस भुजा की लंबाई क्या हो गई, ये हो गई। चूंकि ये गोला है तो आधा गोला अंदर है और आधा गोला क्या है, बाहर है, इसलिए इसकी त्रिज्या हो गई आर और इसकी त्रिज्या हो गई आर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो घन की भुजा ए है, ये जो घन की भुजा ए है यह किसके बराबर हो जाती है, 2r के बराबर हो जाती है। समझ गए होंगे सभी। यहाँ पर हमने कहा कि एससीसी जो होती है उसमें कोने के परमाणु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, ये कोने के परमाणु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और इसमें ये जो मैंने लिखा है, मान लिया इसको ए और इसको कह देते हैं बी, तो ये ए बी जो है ये घन की एक भुजा है और घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका मान मैंने कह दिया ए है। गोला चूंकि आधा है, आधा मतलब त्रिज्या आर हो गई और इधर आधे की त्रिज्या आर हो गई, तो ए बराबर हम 2r लिख सकते हैं। ओके,
उसके बाद में देखिए आगे हम यहाँ कह रहे हैं कि सरल घनीय जालक जो होता है उसमें केवल घन के कोनों पर परमाणु स्थित होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए ये जो चित्र है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये जो गोले हैं, कोई सा भी गोला ले लो, ये गोला है और ये गोला है, कोई सा भी गोला ले लो, सारे गोले आपस में कोने के एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आधा गोला आ रहा है इसलिए इसकी त्रिज्या आर हो गई, और ये भी आधा आ रहा है इसलिए इसकी त्रिज्या आर हो गई, और पूरी की पूरी भुजा जो है उसकी लंबाई कितनी हो गई, ए हो गई। तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2r यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए मान लिया हम कहते हैं कि घन की भुजा क्या है, ए है, तो प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई, जैसा कि अभी मैंने बताया था। और घन के किनारे एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी। और अतः ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अब देखिए प्रतिशत संकुलन दक्षता का फॉर्मूला, प्रतिशत पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, हम कहते हैं कि एक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन, तो यहाँ लिख देते हैं 4/3 पाई r क्यूब, ओके, गुणा 100, और बटा आ जाता है एक कोष्टिका का आयतन। तो एक कोष्टिका का आयतन कितना है, a क्यूब। ओके, तो यहाँ हम मान रखते हैं चूँकि सरल घनीय एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है, इसलिए आयतन भी कितना होगा, एक गोले का ही होगा, इसलिए 4/3 पाई r क्यूब मैंने लिखा है, ये पाई r क्यूब। ठीक है, गुणा हो गया 100 अपॉन a का मान जो है वो हमने रखा 2r का क्यूब। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर यहाँ सबसे पहले ये तो r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, तो ये 4 से कट जाएगा, और पाई का मान हम रख देंगे 22/7। तो इस प्रकार से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो लगभग हमारा आंसर आ जाएगा 52.4%। ओके, तो यहाँ पर ये जो 52.4 हमने निकाला, ये इसकी क्या है, संकुलन दक्षता। देखिए इसको, तो सरल घनीय एक कोष्टिका का आयतन कितना हो गया, a क्यूब यानी कि 2r, a की जगह हमने 2r रख दिया, और 2r क्यूब यानी कि 8r क्यूब। ओके, उसके बाद में देखिए आप, सरल घनीय एक कोष्टिका में परमाणु कितना होता है, एक होता है, इसलिए एक परमाणु का आयतन भी कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो संकुलन दक्षता हम निकालते हैं। पहले इसका फॉर्मूला, एक कोष्टिका में उपस्थित कणों का आयतन इंटू 100 बटा एक कोष्टिका का कुल आयतन। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक कोष्टिका में कण कितने हैं, एक ही हैं, इसलिए एक का आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब, और बटा इसका जो हमने आयतन है वो लिख दिया 8r क्यूब, यानी कि a क्यूब, और a की जगह हमने लिखा 2r। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जब हम सोल्व करते हैं, जैसे 4 से ये 2r काट गया, ठीक है, फिर 22/7 ये लिखा, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो सोल्व करके इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। ठीक है, 52.36 के लगभग आता है, जिसे हम 52.4 जो है वो लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि SCC जो एक कोष्टिका होती है, वह जो परमाणु होते हैं उसमें वो टोटल 52.4% कुल आयतन का भाग जो है वो घेरते हैं। तो इस तरीके से हम SCC में संकुलन दक्षता निकाल सकते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, फलक केंद्रित एक कोष्टिका में संकुलन दक्षता ज्ञात करना। फलक केंद्रित में संकुलन दक्षता ज्ञात करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि उसमें परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी होती है। तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ओके, और फिर उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें जो कण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, FCC में जो कण पाए जाते हैं वह कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के
केंद्र पर पाए जाते हैं। ओके, इस प्रकार से ये केंद्र, कोने, और ये फलक के केंद्र। ओके, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। तो एफसीसी में संकुलन दक्षता ज्ञात करने से पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसमें परमाणु की संख्या कितनी है और उसमें कण जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ओके, अब दूसरी बात यहाँ और याद रखने की कि यहाँ पर आप जो है वो, मैं यहाँ पर एक कोष्टिका जो है उसका एक फलक ले रहा हूँ। ओके, एक फलक जो है वो मैं यहाँ ले रहा हूँ। और अब देखिए हम कह रहे हैं कि इसमें कण जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कोनों पर पाए जाते हैं। ये कोनों पर, ये कोनों पर और फलक के केंद्र पर। तो हम यह कह सकते हैं कि एफसीसी में फलक के विकर्ण के जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। आप देख सकते हो ये फलक का विकर्ण है। ठीक है, मैंने ये जो है वो एक फलक लिया है। टोटल 6 फलक होते हैं, 6 में से मैंने एक फलक जो है वो यहाँ पर ले लिया है। ओके, अब आप देखिए, ये मान लिया ए हो गया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। ओके, तो अब मैं कहूँ कि यह एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ हम कहें घन की भुजा ए है, यहाँ पर भी घन की भुजा क्या है, ए है। तो ए सी का मान निकालना है, यानी कि विकर्ण का मान निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। विकर्ण ज्ञात करना है तो ए बी बराबर है ए का स्क्वायर और ये है वापस ए का स्क्वायर। तो जब हम इन्हें सोल्व करते हैं तो 2a का स्क्वायर हो गया और ए सी बराबर क्या आ गया, √2a। ठीक है, तो √2a हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, तो ये मान हो गया। ओके, और अब हम देखें तो यहाँ गोला आधा है तो इसकी त्रिज्या हो गई, ये गोला पूरा है इसलिए इसका व्यास हो गया यानी कि 2r, और ये वापस इसकी त्रिज्या हो गई r। तो इन सभी को यदि हम जोड़ें तो r, 2r और 4r ये कितने हो जाते हैं, टोटल 4r। और ये 4r जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ओके, तो यहाँ हम कह सकते हैं ए सी का मान एक तो ये आया और एक आया √2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4r बराबर हो गया ए सी। ठीक है, इसको हम अभी आगे देखते हैं। देखिए, अब हम कह रहे हैं कि फलक के विकर्ण के उपस्थित परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और फिर हम मान लेते हैं यूनिट सेल यानी कि एक कोष्टिका के किनारे यानी कि भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, और परमाणु की त्रिज्या हम कितनी मान रहे हैं, आर मान रहे हैं। ओके, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी, ध्यान रखें त्रिभुज जो है वो मैंने बनाया वो ये वाला है। ये वाला चित्र जो है वो आप ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, ये इसके कोने का परमाणु हो गया, ये इसके फलक के केंद्र का हो गया और ये वापस इसके कोने का हो गया। ओके, तो इसे त्रिभुज ए बी सी मान लिया। ओके, यहाँ इसकी त्रिज्या आर, इसकी हो गई इसकी त्रिज्या यहाँ पर क्या हो गई 2r और यहाँ हो गई r। ओके, तो ये जो चित्र है वो आप ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ मैंने एक फलक लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान रखें ए बी भुजा की लंबाई है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था। बी सी जो है वो भी भुजा है, उसकी भी लंबाई कितनी है, ए है। ओके, और अब हमें जो है वो निकालनी है ए सी की लंबाई। ठीक है,
तो AC का स्क्वायर हो गया आपके AB A है और BC का मान भी कितना है A। तो जब इसे सोल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, AC का स्क्वायर बराबर 2A का स्क्वायर, और फिर जब इसका हम रूट निकालते हैं तो AC बराबर हो जाता है √2A। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। ओके, तो ये जो है AC का मान यहाँ पर हमने निकाला। ओके, अब देखिए ये जो चित्र अभी हमने वहाँ समझा था, ये थोड़ा सा इस टाइप में है, आप उस चित्र को बढ़ाएंगे। अब यहाँ इस चित्र में आप, जैसा कि मैंने बताया था कि ये गोले हैं, इसकी त्रिज्या r हो गई, इसकी 2r हो गई और इसकी कितनी हो गई, r हो गई। तो ये AC बराबर क्या हो गया, 4r हो गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था। उसके बाद में यदि हम कहें तो AC का मान अभी जो अपन ने निकाला था √2A, और एक AC का मान कितना है, 4r है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम यह कहें कि A बराबर 4r/√2 हो तो लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2r। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद में देखिए वापस अपना वो फॉर्मूला आता है, प्रतिशत संकुलन दक्षता यानी कि पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होता है कि n गुणा 4/3 पाई r³ गुणा 100/a³। ठीक है, n ध्यान रखें यहाँ परमाणु की संख्या को लिखा है मैंने, 4/3 पाई r³ परमाणु का आयतन है गुणा 100, और a³ जो है वह क्या है, घन का आयतन है। ओके, अब देखिए यहाँ पर FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, गुणा इनका आयतन यानी कि 4/3 पाई r³ और गुणा हो गया 100। ओके, और बटा a³ का मान कितना है, a का मान है ये, तो यहाँ हम लिख देंगे 2√2r³। ठीक है, और जब इसे सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा 74%, अर्थात 74% जो है वो इसकी संकुलन दक्षता होती है। ओके, देखिए अब यहाँ पर 4r जो है उसके बराबर हमने रख दिया √2a, जो √2a का मान हमने AC बराबर पीछे निकाला था। अब a बराबर हो गया 4r/√2, और इसको हम 2√2r भी लिख सकते हैं, या r बराबर a/√2 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक कोष्ठिका जो है उसका आयतन कितना होता है, भुजा³। आप इस a के मान को याद रखेंगे 2√2r। ठीक है, ये r के पदों में दिया, अपन को केवल ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक कोष्ठिका का आयतन कितना होता है, a³, यानी कि एक कोष्ठिका किस प्रकार की है, घनाकार, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा³, और भुजा क्या है, a है। आगे देखिए फिर आयतन कितना हो गया, a का मान है 2√2a, तो यहाँ पर 2√2r जो है वो मान रखा हमने a का, और भुजा। ओके, अब आगे देखिए यहाँ हम कह रहे हैं एक कोष्ठिका का आयतन जो है वो हमने यहाँ पर निकाला, एक कोष्ठिका का आयतन कितना हो गया, 16√2r³, यानी कि जो 2√2r का क्यूब था उसे हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि FCC में परमाणु जो हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, और एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई r³ है, तो 4 का कितना होगा, 4 गुणा 4/3 पाई r³। ओके, ये हम यहाँ बता सकते हैं। उसके बाद में देखिए वही फॉर्मूला संकुलन दक्षता का कि एक कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन, अवयवी कण जितने भी होते हैं उनका आयतन, अवयवी कण गोले हैं इसलिए गोलों का आयतन 4/3 पाई r³ हम लिखते हैं। फिर देखिए इसे हमने यहाँ पर लिखा इस प्रकार से 4/3 पाई r³, और ये जो a³ का मान हमने निकाला वो डायरेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया, और इसे जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर अपना आंसर आता है 74%, अर्थात
एफसीसी की संकुलन दक्षता जो है वो कितनी होती है? 74% होती है। ध्यान रखेंगे सीसीपी और एचसीपी इन दोनों की संकुलन दक्षता भी 74% होती है। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है वो एफसीसी में भी एकक कोशिका की संकुलन दक्षता जो है वो निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। अगला, अंतः केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोशिका में संकुलन दक्षता जो है वो निकालना। यहाँ पर भी आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि एकक कोशिका में, यानी कि ये जो बीसीसी प्रकार की एकक कोशिका है, इसमें कण जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? इसमें कण कोनों पर पाए जाते हैं और इसके अलावा एकक कोशिका के केंद्र में जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ यदि हम कहें कि कणों की संख्या जो है वो भी कितनी होती है? 2 होती है। ये भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मुख्य इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान में रखने की, कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना जो होती है उसमें केंद्र में स्थित परमाणु विकर्ण पर स्थित दो अन्य परमाणुओं के संपर्क में रहता है। यानी कि एफसीसी में तो फलक के विकर्ण के परमाणु स्पर्श करते हैं, लेकिन बीसीसी या काय केंद्रित एकक कोशिका में एकक कोशिका के विकर्ण के परमाणु आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। ओके, या संपर्क में रहते हैं। उसके बाद में देखिए, यहाँ हम त्रिभुज BCD से ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पहले इसका डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। ध्यान रखिए, संकुलन दक्षता निकालने के लिए आपको कणों की स्थिति जो है वो पता होना जरूरी है और उससे संबंधित जो डायग्राम है वो भी पता होना जरूरी है। बिना डायग्राम समझे आप जो है वो इसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए डायग्राम जो है वो विशेष तौर से आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर यह जो लाइन मैं खींच रहा हूँ, ये जो लाइन है यह इस एकक कोशिका का क्या है? विकर्ण है। ठीक है, और इसमें कण जो है वो एक तो आप कह सकते हो कि कोने पर है, ठीक है, एक सेंटर में है और एक वापस कहाँ है? कोने में है। तो इस एकक कोशिका का जो विकर्ण होता है, उस विकर्ण के परमाणु जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे देखेंगे। उससे पहले देखिए, ये जो विकर्ण हमने खींचा है इसे तो हम एकक कोशिका का विकर्ण कहेंगे, और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यह फलक का विकर्ण है। अब यहाँ देखिए एक समकोण त्रिभुज जो है वो बन जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि A B C, एक तो ये बना और यहाँ मैंने लिख दिया D। ओके, तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज तो ये बन रखा है ABC। ABC जो है वो फलक का विकर्ण है, तो इसका मान जो है वो तो कितना हो जाता है? √2a हो जाता है। अब दूसरा यदि हम कहें तो यहाँ दूसरा समकोण त्रिभुज बनता है BCD। अब इसी BCD से हम बात करते हैं, तो यहाँ BD जो है उसकी भुजा हो गई A, और जो BC जो है उसकी भुजा कितनी है? √2a। अब यहाँ हम CD जो है उसका मान जो है वो निकालना है। तो BD² बराबर कितना हो जाएगा? इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए चित्र को मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस प्रकार से
ये इसका जो है वो विकर्ण में खींच रहा हूँ एक कोष्टिका का, ठीक है। ये जो रेड वाला मैंने खींचा है ये है इसका क्या है, विकर्ण है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है वो अपन यहाँ भी ड्रॉ कर रहे हैं, ये है यहाँ ड्रॉ मैंने की, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम कहें तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये ए, ये बी और ये सी है, और ये है इसकी भुजा ए है, और ये भी इसकी भुजा ए है। ये फलक का विकर्ण हो गया, और इस विकर्ण का मान जो है वो √2a हमने निकाला है FCC के अंतर्गत, ठीक है। अब इसको छोड़ते हैं, दूसरा हम यहाँ देखते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ D। तो एक समकोण त्रिभुज अपने पास बन गया है BCD, ओके, BCD। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो CD है इसकी भुजा कितनी है, A है, और BC जो है उसका मान कितना है, √2a है। अब हमें BD का मान जो है वो यहाँ निकालना है। तो देखिए वही वापस समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, BD का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो BC √2a है, और CD जो है वो कितना है, a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं BD का स्क्वायर बराबर आ गया √2a, ओके। फिर देखिए यहाँ पर BD बराबर हो गया √3a का स्क्वायर या √3a। तो इस तरीके से BD का मान हमने यहाँ पर निकाला, ओके। अब देखिए परमाणु एक यहाँ पर है, एक इस एकक कोष्टिका के केंद्र में है, और एक कहाँ है, वापस यहाँ है। तो यहाँ इसकी यदि हम बात करें तो इसकी त्रिज्या हो गई r, इसकी हो गई 2r, और इसकी वापस क्या हो गई, r हो गई। तो एक तो आपने BD का मान निकाला √3a, और एक BD जो है उसका मान क्या हो जाएगा, 4r हो जाता है, ठीक है। 4r यहाँ हम लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि BD बराबर √3a है, और एक BD बराबर क्या है, 4r है। तो यहाँ हम लिखेंगे √3a बराबर हो गया 4r, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 4/√3 और r, ठीक है। तो यह a की वैल्यू जो है वो हम यहाँ निकाल सकते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर वापस चलते हैं हम आगे। देखिए चित्रानुसार हम कह सकते हैं कि BD बराबर कितना है, 4r है। चित्रानुसार BD जो है वो 4r कैसे है, ये अभी मैंने बताया था, 1r 2r और वापस 1r, यानी कि 4r यहाँ हो जाता है। फिर देखिए √3a बराबर हो गया 4r, और a का मान जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4r/√3, ओके। उसके बाद में देखिए ये डायग्राम आपको दोनों बनाने हैं, जो पीछे मैंने समझाया था कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, √3a फलक का विकर्ण हो गया, एक समकोण त्रिभुज के आधार पर हम निकाल सकते हैं। और हमें जो वैल्यू निकालनी थी इस BD की निकालनी थी, ये जो BD है इसकी वैल्यू जो थी वो हमें निकालनी थी, और ये जो BD की वैल्यू है यहाँ पर r 2r ये करके हम निकालते हैं, ओके। तो ये एक समकोण त्रिभुज जो बनता है BCD, ठीक है, ये BCD, इस BCD के अंतर्गत हमें BD का मान निकाल कर यहाँ सोल्व करना है, ओके। तो आप जो है वो ये दोनों डायग्राम यहाँ ड्रॉ करेंगे। आगे की प्रोसेस देखिए, BCC यानी कि इकाई केंद्रित में परमाणु की संख्या जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। चूँकि एक परमाणु है उसका आयतन होता है 4/3 πr³, तो 2 जो है 2 परमाणु का आयतन कितना हो जाएगा, 2 × 4/3 πr³, ओके। और जैसा कि हम जानते हैं संकुलन क्षमता का फॉर्मूला कितना है, एक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों का आयतन गुणा 100 बटा एक कोष्टिका का कुल आयतन। तो यहाँ पर एक कोष्टिका में परमाणु 2 हैं इसलिए 2 लिख दिया,
गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, इसलिए ये गुणा 100 है ये, और बटा a क्यूब। हम जानते हैं कि घन का आयतन जो है वो कितना होता है, a क्यूब। तो और a क्यूब जो है, a का मान कितना है, अभी पीछे हमने निकाला था 4/3 4/√3 r, ये निकाला था, किसका मान था, a का। तो ये a की वैल्यू यहाँ हम रखते हैं और जब इसे सोल्व करते हैं तो लगभग 68% मान जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि BCC में जो संकुलन दक्षता होती है वो कितनी होती है, 68% होती है। अर्थात काय केंद्रित एकक कोष्टिका में जो परमाणु होते हैं वह कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरते हैं, 68% भाग यहाँ पर घेरते हैं। तो यहाँ पर तीनों यानी कि SCC, FCC और BC तीनों की संकुलन दक्षता जो है वो हमने आज यहाँ पर डिस्कस की। आशा करता हूँ आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ जो मुख्य बातें ध्यान में रखने की, एकक कोष्टिकाओं की संकुलन दक्षता निकालने के लिए सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि परमाणु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरी बात हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें परमाणु कितने होते हैं। और तीसरा मुख्य बात जो है उसमें हमको कौन से परमाणु आपस में स्पर्श करते हैं उनकी स्थिति पता होनी चाहिए, और उसका चित्र बनाकर हम यह संकुलन दक्षताएं जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के इस लेसन में हमने इन सभी के बारे में डिस्कस किया। वीडियो जो है वो अच्छी तरीके से देखें और उसे समझने की कोशिश करें, और साथ ही साथ नोट्स जो हैं वो भी आप बनाते रहें।